Hello students. So in this lecture we will discuss 1D box wave functions, how these wave functions are plotted and what are their features. So we are familiar with these two expressions. This is the wave function and this is energy expression. जो यहाँ पे variables हैं they have their usual meaning. N is the quantum number. It can be 1, 2, 3, 4 or any higher number. H is the Planck's constant. M is the mass of the particle and L is the length of the box. So how for any fixed value of n, how this wave function varies. For example, you might have seen that the wave functions may be like this, or so this is first wave function, this is second wave function, and similarly other wave functions are also plotted. So we are going to learn how these wave functions are plotted. So we have two methods to get these wave functions plotted. First one is on the basis of relation between n and lambda. N and lambda. So this is the length of the box, and we'll put any n here, and if we put the value of n, then how many wavelengths are going to encompass this whole box, यानी इस बॉक्स में कितना वेव रह सकता है वो हम कैसे निकालेंगे once we have the relation between n and lambda. और सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है कि ये साइन क्या है, दिस इज द y वैल्यू. तो हम अलग अलग x के लिए यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे तो इस फंक्शन का अलग अलग वैल्यू मिलेगा. तो हम लोग को y एक्सिस और x एक्सिस मिल जाएगा, यानी इस एक्सिस पे हमारा साई होगा और इस एक्सिस पे x होगा. तो अलग अलग x का हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, साइन जो फंक्शन है उसका वैल्यू हम लोग को मिलता जाएगा और वो यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे, वही होगा साई का वैल्यू जो कि y है. So we are going to learn how we can obtain the relation between n and lambda. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो एनर्जी एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं. कौन सा एनर्जी एक्सप्रेशन? एक जो हमारा अभी एनर्जी एक्सप्रेशन देखे थे 1D बॉक्स पार्टिकल का जो एनर्जी एक्सप्रेशन है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, और इसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं डी ब्रॉगलीज एनर्जी से. डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस में चूंकि पार्टिकल का वेव नेचर होता है तो उसको हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं. एंड एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. तो पी स्क्वायर अपॉन 2m में हम लोग पी स्क्वायर को इक्वेट करेंगे एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर. दिस इज कमिंग फ्रॉम द डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप. तो यहाँ से हम लोग को एक रिलेशन मिलता है एन लेमडा इज इक्वल टू 2l, या L इज इक्वल टू एन लेमडा बाई 2. यहाँ पे L क्या है? लेंथ ऑफ द बॉक्स है, n क्वांटम नंबर है और लेमडा है वेवलेंथ. तो यहाँ हम लोग अलग अलग n का वैल्यू रखेंगे और उसमें कैलकुलेट करेंगे कि ये जो लेंथ ऑफ द बॉक्स है उसमें कितना वेव बन रहा है, यानी उसमें कितना वेव प्रेजेंट रह सकता है. तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बना सकते हैं कि n का वैल्यू हम लोग अलग अलग पुट कर लें और उसके लिए कैलकुलेट करें कि L कितने के बराबर हो रहा है. तो जब n का वैल्यू 1 होगा तो L, सिंस we have L is equal to n lambda by 2. L is equal to n lambda by 2. So for n is equal to 1, L will be equal to lambda by 2. यानी जब n का वैल्यू 1 होगा, यानी ग्राउंड स्टेट में जब
ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, एन का वैल्यू 1 होता है। तो ग्राउंड स्टेट में एन का वैल्यू 1 है, तो एल का वैल्यू कितना आएगा, λ/2 आएगा। यानी ये जो लेंथ होगा बॉक्स का वो कितने के बराबर होगा, हाफ वेवलेंथ के बराबर होगा। यानी ग्राउंड स्टेट में जो वेव बनेगा वो आधा ही बन सकता है। तो उस आधा वेव को हम क्या करेंगे, बॉक्स में सिमेट्रिकली प्लेस कर देंगे। सिमेट्रिकली प्लेस करने का मतलब है कि जो बॉक्स में जो मैक्सिमा होगा वो सेंटर ऑफ द बॉक्स पे होगा। तो हम लोग इसको सिमेट्रिकली यहाँ प्लेस कर दिए। जब n इज इक्वल टू 2 है, तो इस एक्सप्रेशन में n इक्वल टू 2 रखेंगे तो l इज इक्वल टू लेमडा मिलेगा। l इक्वल टू लेमडा मिला, इसका मतलब है कि इस पूरे लेंथ में अब एक वेव रह सकता है। पूरा एक वेव रह सकता है, यानी उसमें एक मैक्सिमा होगा और एक मिनिमा होगा। तो उस वेव को हम लोग सिमेट्रिकली प्लेस कर देंगे बॉक्स में। यानी एक एक तरफ मैक्सिमा होगा और दूसरी तरफ मिनिमा होगा, सेंटर के दोनों तरफ। सिमिलरली जब n इज इक्वल टू 3 है, तो l विल बी इक्वल टू 3/2 लेमडा, और वी कैन से 1.5 wave will form. 1.5 wave will encompass this whole box. तो फिर हम उसको इस तरीके से ऐसे बना लेंगे। इसको उल्टा भी बना सकते हैं, लेकिन ये कब बनाएंगे, जब हमारा कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। यानी ये वेव जो है ये 0 to L के लिए वैलिड है। अगर -L to 0 के लिए बनाना होगा वेव फंक्शन, तो हम ऐसा बना देंगे। देन n इक्वल टू अगर 4 है, तो फिर वहाँ L का वैल्यू मिल रहा है 2 लेमडा, यानी उसमें दो वेव बनेगा। तो दो वेव सिमेट्रिकली बनाना है हम लोग को। तो दो वेव सिमेट्रिकली हम कैसे प्लेस कर सकते हैं कि सेंटर से एक वेव लेफ्ट की तरफ हो और सेंटर से एक वेव राइट की तरफ हो। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे वेव फंक्शन प्लॉट कर लेंगे, जस्ट बाई knowing the value of wavelengths which will encompass the box. So this is the plot कि ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड देन दिस इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन। जो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे, यानी ये तो प्लॉट ऑफ साइन है, अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करने से जो नेगेटिव पार्ट है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई नेगेटिव पार्ट नहीं था, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट है। तो ये जब स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ देखो ये √2/L है, जो कि स्क्वायर होके 2/L हो जाएगा। यहाँ पे भी जो नेगेटिव पार्ट यहाँ तो है, नेगेटिव पार्ट को जब स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो मिनिमा है इसको स्क्वायर करेंगे तो ये सब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। So we know that in the plot of psi square there is only positive value, but in plot of psi n there may be positive and negative value as well. तो ये हम लोग एक तरीका देखें कि कैसे हम लोग वेव फंक्शन प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर वेव फंक्शन दिया हुआ हो तो उस वेव फंक्शन से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि उसका क्वांटम नंबर क्या होगा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स काउंट करते हैं, और नंबर ऑफ वेव्स काउंट करके उसको इस रिलेशनशिप में रख देते हैं। यहाँ से हम लोग को n का वैल्यू मिल जाता है कि उसमें कितना वेव्स प्रेजेंट है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे एनर्जी जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो ये वेव जो प्रेजेंट है उस बॉक्स में उसका नंबर भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो अगर बहुत हाई नंबर हो जाएगा, n का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ वेव्स क्या होगा, नंबर ऑफ वेव्स उसमें बहुत बढ़ जाएगा। अगर ऐसा कुछ वेव बन रहा है बॉक्स के अंदर, इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो डीलोकलाइज्ड है, एनर्जी यहाँ पे डिस्पर्स्ड है। ऑब्वियसली वेव क्या होता है, वेव फैला हुआ है, तो वेव फैला हुआ है, उसका
वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, तो एनर्जी इज वाइडली स्प्रेड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेव नेचर डोमिनेंट होगा, पार्टिकल नेचर डोमिनेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेव लेंथ है वो बहुत छोटा हो गया। वेव लेंथ अगर छोटा हो गया है तो वेव का फिर सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो एनर्जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जी लोकलाइज्ड एनर्जी है, और अगर लोकलाइज्ड एनर्जी है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होगा। तो in for lower value of quantum number, wave nature is dominant, but for very high value, particle nature will be dominant. And this should be because correspondence principle says that the predictions of quantum mechanics for a very large value of quantum number are identical to those predicted by classical mechanics। यानी n का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगा तो पार्टिकल वेव के जैसा ना बिहेव करके पार्टिकल के जैसा ही बिहेव करेगा, जो कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से भी क्या होता है, पार्टिकल का पार्टिकल नेचर ही होगा, उसमें कोई वेव नेचर नहीं होगा। सो फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर देयर इज डोमिनेंट पार्टिकल नेचर। तो यहाँ हम लोग देखें कि एक तरीका अभी हम लोग देखें कि कैसे हम लोग वेव फंक्शन प्लॉट करते हैं। जो दूसरा मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर डिफरेंट एन वैल्यूज। और एक्स का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अलग अलग एक्स का वैल्यू रखेंगे और उससे हम लोग साई कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि अगर जो हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है साई इक्वल्स अंडर रूट 2/L साइन n पाई x/L। तो n का वैल्यू हम लोग यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई x/L हो जाएगा। और x इक्वल टू 0 पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, x इक्वल टू L/2 पे और x इक्वल टू L पे। ऐसे बीच में बहुत सारे x वैल्यूज होंगे, हम सब के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम लोग को साइन फंक्शन का बिहेवियर मालूम है कि साइन फंक्शन कहाँ से कहाँ उसका वैल्यू चेंज करता है। इट द वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन लाइज बिटवीन -1 टू +1। तो यहाँ हम लोग को मालूम है ये बिहेवियर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L/2 और x इक्वल टू L पे चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 0 जब यहाँ पे रख देंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। सो एट x इक्वल टू 0 द वेव फंक्शन विल बी 0 एंड एट x इक्वल टू L/2, जब यहाँ पे L/2 रख रहे हैं तो L L कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, π/2 बच गया। साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। सो अंडर रूट 2/L साइन π/2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2/L हो जाएगा। सो अगेन वी कैन डू सिमिलर कैलकुलेशन फॉर x इक्वल टू L। सो x इक्वल टू L पे करेंगे तो L L कैंसिल हो जाएगा और ये साइन पाई हो जाएगा। साइन पाई इज अगेन 0। सो वी गेट 3 वैल्यूज at x equal to 0 psi is 0, at x equal to L/2 psi is equal to under root 2/L, and at psi is equal to L psi is 0। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसे y एक्सिस पे अंडर रूट 2/L और माइनस रूट 2/L लिख लिए, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x इक्वल टू 0 पे कोई फंक्शन 0 हो गया, x इक्वल टू L पे 0 हो गया, और x इक्वल टू L/2 पे वैल्यू मिला है रूट 2/L। तो ये यहाँ से ऐसे फंक्शन हम लोग प्लॉट कर देंगे। सिमिलर प्लॉट हम लोग दूसरे क्वांटम नंबर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे n इक्वल टू 1 था, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे करना क्या है कि हम पूरे बॉक्स को 2n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
यहाँ पे n=1 में 2n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 1, यानी यहाँ हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे। यहाँ जब n=2 होगा तो यहाँ हम 2 × 2 यानी 4 पार्ट्स में बॉक्स को डिवाइड करेंगे। n=3 अगर होगा तो 2 × 3 यहाँ हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो टू पार्ट्स में डिवाइड करना था तो क्या किए थे हम लोग, L0, L/2 और L, तीन पोजीशन यहाँ पे लिए। जब हम इस 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट्स मिलेगा 1 × L/4, 2 × L/4। सो 2 × L/4 होगा तो वो एक्चुअली L/2 हो जाएगा। देन 3 × L/4, देन 4 × L/4। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे n=3 के लिए, तो ये क्या क्या हम लोग को कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, 0, then 1 × L/6, then 2 × L/6। So 2 × L/6 will be equivalent to L/3। then मिलेगा 3 × L/6, so 3 × L/6 will be equivalent to L/2। then 4 × L/6, that will be equal to 2L/3। then 5 × L/6 and then 6 × L/6 जो कि L के बराबर होगा। So we know the coordinates जहाँ पे हम लोग को वैल्यू चेक करना है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं कि n=2 अगर है तो फिर किस किस वैल्यू, किस किस कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग को वेव फंक्शन निकालना है, 0 के लिए, L/4 के लिए, L/2 के लिए, 3L/4 एंड L के लिए। सो at 0 the wave function will be 0, we have already done that। तो L/4 जब यहाँ पे रखेंगे तो L कैंसिल हो गया, ये कितना मिला, π/2 मिला। तो इसका वैल्यू कितना मिल गया, √2/L। और जब L/2 रखेंगे तो L/2 में फिर अगेन L कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। देन 3L/4 रखेंगे तो L कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 3π/2। सो 3π/2 का वैल्यू -1 होगा। सो -1 होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, -√2/L। देन फॉर L के लिए ये वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग को यहाँ से सब वैल्यू मिल गया कि एट, एक वैल्यू यहाँ पे और है, वो क्या है, एट x=0, psi=0। सो ये हम लोग को सारा वैल्यू मिल चुका है। अब इसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे। तो प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग ऊपर में लिख लेंगे अंडर रूट, और यहाँ नीचे में एक वैल्यू मिल जाएगा, ये होगा -√2/L। तो एक L/4 पे हम लोग को मैक्सिमा मिलेगा जो कि √2/L है, और 3L/4 पे एक मिनिमा मिला जो कि यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं। सो इस तरीके से हम लोग किसी भी हायर क्वांटम नंबर्स के लिए भी वेव फंक्शन का प्लॉट कैलकुलेट करके प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। सो आई होप we have already done two examples here, n=1 and n=2। So you can carry on for n=3। The calculations are very similar। I have already shown how we have to divide the box into 6 parts। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो वेव फंक्शन हम लोग को मिला है उसका फीचर्स क्या है। फीचर्स, कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जो कि हम लोग को ऑब्जर्व करना चाहिए, और वो इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, so probably it is written here। सो ऑड फंक्शंस जो हम लोग को मिलेगा, ऑड फंक्शंस का मतलब है कि जो ऑड क्वांटम नंबर्स के लिए 1, 3, 5 ये सब क्वांटम नंबर अगर होगा तो उसमें जो वेव फंक्शन है, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये n=1 लेवल है और ये n=3 लेवल है। तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे मिरर रख दें ऐसे तो ये सिमेट्रिक दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर एक मिरर लगा दें ऐसे बीच से तो ये सिमेट्रिक दिख रहा है।
लेकिन जो इवन वाला है, इवन क्वांटम नंबर में, यहाँ अगर हम मिरर रखेंगे तो हम लोग को रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, यानी इसमें मिरर सिमेट्री नहीं है। लेकिन इसमें एक दूसरा सिमेट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं C2 सिमेट्री। C2 सिमेट्री का मतलब है कि जब हम इस वेव फंक्शन को 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो वो एक जैसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर ऐसा वेव फंक्शन है और इसको हम 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो ये 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो वेव फंक्शन ऐसा हो जाएगा, यानी इसमें C2 एब्सेंट है, इसमें C2 सिमेट्री नहीं है। इसमें मिरर सिमेट्री है लेकिन C2 सिमेट्री नहीं है। जबकि इस वेव फंक्शन को अगर हम लोग देखें कि सपोज ये एक वेव फंक्शन है और इसको हम लोग रोटेट करें, रोटेट करते हैं कितना से, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिए, तो 180 डिग्री से अगर रोटेट कर दिए तो ये देखने में एक जैसा ही है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा सिमेट्री है, यहाँ पे C2 प्रेजेंट है। तो जो ऑड लेवल्स होंगे वहाँ पे मिरर सिमेट्री होगा और जो इवन लेवल होंगे वहाँ पे C2 सिमेट्री होगा। अब इस इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को यूज करके हम लोग पॉलीइंस सिस्टम यानी कंजुगेटेड पॉलीइंस जो होंगे यानी कंजुगेटेड एल्कीन सिस्टम का हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिख सकते हैं। क्यों इस मॉडल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एल्कीन के लिए? क्योंकि एल्कीन में भी क्या है, एल्कीन में इलेक्ट्रॉन है जो कि डीलोकलाइज्ड है, एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है विदाउट एनी बैरियर। यानी यहाँ पे हम लोग जो पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स मॉडल है उसको हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करके हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखने वाले हैं एल्कीन का। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे इथीन में। इथीन में 2 कार्बन्स होते हैं, तो 2 कार्बन अगर है तो फिर इसमें जो पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो 2 होगा, दोनों कार्बन का एक एक पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और जितना पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल होता है उतना ही रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होगा, यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब उन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो अभी हम लोग 1D बॉक्स का वेव फंक्शन देखे थे, उस 1D बॉक्स के वेव फंक्शन में हम लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिला था। क्या क्या इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिला था कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी क्वांटम नंबर जैसे जैसे प्रिंस जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, वेव फंक्शन में नोड्स अपीयर होता है, यानी ग्राउंड स्टेट में तो कोई नोड नहीं होता है। एक बार हम लोग वेव फंक्शन जाके देखें, नोड्स होता क्या है, नोड्स होता है जब वेव फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाए। जहाँ पे भी वेव फंक्शन का वैल्यू जीरो होता है उसको हम नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे तो कोई नोड नहीं बना था क्योंकि वेव फंक्शन का वैल्यू जीरो कहीं हुआ ही नहीं है, जीरो और एल के बीच में। लेकिन यहाँ पे एक नोड बना है, और यहाँ पे हम लोग को कितने नोड्स दिखाई दे रहे हैं, 2 नोड्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम नोड को मार्क करें तो ये एक नोड है, सिमिलरली यहाँ एक नोड है और यहाँ एक नोड है। तो नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, n-1 नोड्स, यानी जो भी होगा क्वांटम नंबर उससे एक कम होता है नोड्स। तो n इक्वल टू 1 जब होगा तो उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, 1-1 यानी 0। n इक्वल टू 2 में नंबर ऑफ नोड्स होगा 2-1 यानी एक नोड होगा। n इक्वल टू 3 में 3-1 यानी 2 नोड होगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे उसमें नोड्स का नंबर एक एक करके बढ़ता जाएगा। ग्राउंड स्टेट में कोई नोड नहीं होता, उसके ऊपर एक होगा, फिर उसके ऊपर 2 होगा, उसके ऊपर 3 होगा, ऐसे करके एक एक नोड बढ़ता जाएगा। तो हम लोग इस 2 फीचर को अभी यूज करेंगे टू कंस्ट्रक्ट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बनाएंगे, यानी 2 क्वांटम लेवल बना रहे हैं हम लोग। जो फर्स्ट क्वांटम लेवल होगा उसमें कोई नोड नहीं होगा,
तो यहाँ पे दोनों जो p ऑर्बिटल्स होंगे वो दोनों फेज में होंगे, जबकि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा या जो सेकंड क्वांटम लेवल होगा उसमें एक नोड होगा। तो एक नोड हम कैसे दिखाएंगे, जब दोनों p ऑर्बिटल्स को हम लोग आउट ऑफ फेज कर दें। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक नोड बन गया। सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ नोड। और एक बात याद रखना है, चूंकि ये एक ऑड लेवल है, ये n इक्वल टू 1 लेवल है तो ये एक ऑड लेवल है, और ये n इक्वल टू 2 है तो ये एक इवन लेवल है। n इक्वल टू 1 लेवल में यानी ऑड लेवल में मिरर सिमेट्री होता है, तो यहाँ मिरर सिमेट्री दिखाई दे रहा है हम लोग को, जबकि इवन लेवल में C2 सिमेट्री होता है, तो यहाँ पे हम लोग को C2 सिमेट्री मेंटेन करना है। सो दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर इथीन। अब इसी मॉडल को हम लोग हायर कंजुगेटेड अल्कीन्स में भी अप्लाई करेंगे, जैसे कि ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन में तो 4 कार्बन एटम्स हैं, तो चारों से एक एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो 4 होंगे, और उससे जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो भी 4 होगा। अब हम लोग को ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। उसके लिए हम लोग के पास प्रायर नॉलेज क्या क्या है, कि इसमें कोई नोड नहीं होगा, कोई नोड नहीं होगा, यानी जितने भी p ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ सब फेज में होंगे, यानी कोई आउट ऑफ फेज नहीं है, यानी अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। तो हम लोग को ये नॉलेज अगर है कि इसमें कोई नोड नहीं है, तो हम क्या करें, यहाँ पे ऐसे वेव फंक्शन, पहला वेव फंक्शन जो बना रहे हैं उसमें ऐसे हम लोग ऑर्बिटल्स दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला एमओ। इसमें कोई नोड नहीं है और इसमें मिरर सिमेट्री है। अगर बीच में यहाँ पे एक मिरर रखेंगे, मिरर कहाँ रखना है, हमेशा सेंटर ऑफ द बॉक्स में। तो ये सेंटर ऑफ द बॉक्स है, यहाँ पे अगर मिरर रखेंगे तो हम लोग को रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि हाँ इसमें मिरर सिमेट्री है। जो सेकंड लेवल होगा यानी n इक्वल टू 2 लेवल जो है उसमें एक नोड होगा, और इसमें नोड कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। जितने भी इवन लेवल्स होते हैं उसमें एक नोड होता है सेंटर पे, तो ये मार्क कर लेना कि ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ तो एक नोड होगा ही होगा। सिमिलरली एक और इवन लेवल है हमारा ये, इसका भी सेंटर ये है, तो यहाँ पे भी एक नोड होगा ही होगा। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इसमें C2 सिमेट्री मेंटेन करना है। तो C2 सिमेट्री मेंटेन करना है, इसका ये मतलब है कि अगर हमको एक ही नोड बनाना है और वो नोड यहाँ है, तब इन दोनों के बीच में तो नोड नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में नहीं नोड होगा, यानी दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ एक नोड है, तो नोड है इसका मतलब है कि अगर ये प्लस है तो फिर प्लस से प्लस में अगर जाएंगे तब तो नोड बनेगा नहीं, प्लस से हम माइनस में जाएंगे तो फिर प्लस कहाँ आएगा, प्लस होगा नीचे की तरफ। और यहाँ पे भी कोई नोड नहीं है, एक ही नोड होना था इसमें, वो नोड ऑलरेडी हम लोग सेंटर पे बना चुके हैं, तो फिर ये दोनों ऑर्बिटल्स फेज में होंगे। सो दिस विल बी द सेकेंड एमओ। ये फर्स्ट एमओ था, ये सेकेंड एमओ है ना। थर्ड के लिए हम लोग को क्या क्या मालूम है, कि इसमें दो नोड होंगे, इसमें मिरर सिमेट्री होगा, और सेंटर पे कोई नोड नहीं होगा। तो दो नोड बनाना है, तो वो दो नोड कहाँ कहाँ, यहाँ तो हम नोड बना नहीं सकते। देखो यहाँ पे अगर हम नोड बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे नोड नहीं रहने वाला है। इसका मतलब है कि नोड फिर कहाँ होगा, तो नोड यहाँ होगा और नोड यहाँ होगा, एक नोड यहाँ और एक नोड यहाँ। तो वेव फंक्शंस हम लोग को बनाना है, वेव फंक्शंस हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। यहाँ पे कोई नोड नहीं है, यहाँ पे तो एक नोड है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड वेव फंक्शन। इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है कि अगर बीच में मिरर रखेंगे तो ये मिरर सिमेट्री इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है।
देन n इक्वल टू 4 में क्या होगा, 3 नोड होगा और एक नोड सेंटर पे तो जरूर होगा क्योंकि ये एक इवन लेवल है। इवन लेवल में सेंटर पे हम लोग ऑलरेडी एक नोड मार्क कर चुके हैं और इसमें टोटल 3 नोड है। इसका मतलब है कि एक नोड यहाँ भी होगा और एक नोड यहाँ भी होगा। तो फिर सब जगह नोड बना देना है। इसका ये मतलब है कि जितने भी p ऑर्बिटल्स हैं बगल बगल वाले, वो आउट ऑफ फेज होंगे। तो ये हम लोग इस तरीके से मार्क कर लिए, ये टोटल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देन सिमिलरली 135 हेक्सा ट्राइन में 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाना होगा क्योंकि पार्टिसिपेटिंग और एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितना है, 6 है। तो 6 पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स है, तो फिर 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। प्रायर इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगा कि जो फर्स्ट लेवल होगा उसमें कोई नोड नहीं होगा, उसमें मिरर सिमेट्री होगा। जो सेकंड लेवल होगा उसमें एक नोड होगा, उसमें C2 सिमेट्री भी होगा क्योंकि ये एक इवन लेवल है, और इसके सेंटर पे भी नोड होगा। सिमिलरली n इक्वल टू 3 में 2 नोड होंगे, मिरर सिमेट्री होगा। n इक्वल टू 4 में 3 नोड्स होगा, C2 सिमेट्री होगा, नोड एट सेंटर जरूर होगा। देन n इक्वल टू 5 में 4 नोड होगा, मिरर सिमेट्री होगा, सेंटर पे नोड नहीं होगा। देन n इक्वल टू 6 में एक इवन लेवल है, तो इवन लेवल है तो इसमें सेंटर पे फिर से नोड होगा, C2 सिमेट्री होगा, और उसमें टोटल नोड्स कितने होंगे, 5 नोड्स होंगे। तो अभी हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। सो दिस विल बी द फर्स्ट एमओ। ये हमारा फर्स्ट एमओ बन गया। इसमें जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब फेज में होंगे। जो सेकंड लेवल होगा उसमें क्या होगा, बीच में एक हम नोड बनाते हैं। ये है सेंटर ऑफ द बॉक्स। सो सेंटर ऑफ द बॉक्स में एक नोड है और इसमें C2 सिमेट्री है। C2 सिमेट्री का मतलब है कि जो इधर का ऊपर वाला हाफ है वो इधर के नीचे वाले हाफ के बराबर होगा, यानी ये ऐसे हम इसको बना सकते हैं और इधर से ये नीचे। देन जो थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल में सेंटर ऑफ द बॉक्स पे नोड नहीं होगा और इसमें 2 नोड्स होने वाले हैं। अब इस यहाँ पे ध्यान से समझना है कि हम 2 नोड इसमें बना सकते हैं। तो वो 2 नोड कहाँ बना सकते हैं, वो 2 नोड हम यहाँ बना सकते हैं। एक नोड यहाँ बना दिए, एक नोड यहाँ बना दिए। या दूसरा पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हम लोग एक नोड यहाँ बना लें और एक नोड यहाँ बना दें। अब इन दोनों में से कौन सा पॉसिबिलिटी हम लोग को चुनना है, क्योंकि इसमें भी एक ही नोड है, इसमें भी सॉरी 2 नोड है और इसमें भी 2 नोड है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, वेव फंक्शंस जो होता है वो बॉक्स में सिमेट्रिकली डिवाइडेड होता है। सिमेट्रिकली डिवाइडेड का मतलब है अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे वेव के फॉर्म में तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे वेव कैसा दिखाई देगा, इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो वो वेव कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। तो
कौन सा सही है फिर? क्योंकि वेव्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकली डिवाइडेड होते हैं बॉक्स के अंदर, तो फिर ये तो करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। इसका मतलब है कि दो नोड्स अगर हम लोग को बनाना है तो वो दो नोड यहाँ हम नहीं बना सकते। दो नोड हम लोग को कहाँ बनाना होगा? यहाँ बनाना होगा दो नोड। तो फिर क्या करेंगे? इसको कंप्लीट करते हैं। So this is the third level. Then comes the fourth level. फोर्थ लेवल में क्या होगा? टोटल तीन नोड्स होंगे और सेंटर पे भी एक नोड होगा। तो तीन नोड कहाँ कहाँ होगा? एक सेंटर पे हम बनाएंगे नोड, और फिर दो नोड और बनाना है। तो दो नोड और कहाँ कहाँ बनाना है? एक नोड हम यहाँ बना लेंगे और एक नोड यहाँ बना देंगे। So this is, these two orbitals will be out of phase. तो इस तरीके से ये फोर्थ हो गया। देन n इक्वल टू 5 में सेंटर पे कोई नोड नहीं हो सकता, और इसमें टोटल नोड्स कितने होने वाले हैं? चार। तो वो चार नोड कहाँ बनाएंगे? एक यहाँ होगा, दो सेंटर पे चूंकि नोड नहीं होगा, ये ऑड लेवल है, तो फिर एक नोड यहाँ होगा और एक नोड यहाँ होगा। तो ये यहाँ एक नोड हो गया। देन अगेन यहाँ पे फिर से एक नोड है, ये एक नोड है। नोड्स को हम लोग ऐसे मार्क कर लेते हैं पहले। यहाँ पे कहाँ नोड्स था? यहाँ था एक नोड, यहाँ था एक नोड, यहाँ था एक नोड, यहाँ पे ये था नोड। तो यहाँ पे हम लोग नोड्स मार्क कर चुके हैं। यहाँ पे कोई नोड नहीं है। यहाँ पे फिर से एक नोड है, यहाँ पे फिर एक नोड है। सो नाउ यू कैन सी दैट देयर इज मिरर सिमेट्री हियर। अगर हम यहाँ पे एक मिरर रखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। जो लास्ट केस होगा उसमें टोटल 5 नोड्स होंगे। कहाँ कहाँ पे? एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। सो एक नोड, यहाँ पे भी नोड है तो आउट ऑफ फेज, यहाँ पे भी नोड है तो आउट ऑफ फेज, यहाँ पे भी आउट ऑफ फेज, ये भी आउट ऑफ फेज, ये भी आउट ऑफ फेज। So we have completed the molecular orbital for 135 हेक्साट्राइन। अब इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पाई, पाई कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? वो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग का बात आएगा तो इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे, और ये जो लेवल होगा ये खाली होगा, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा होमो और ये होगा लूमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज होमो। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 लेवल जो है वो होमो है। तो होमो का क्या है? सिमेट्री। होमो का सिमेट्री यहाँ दिखाई दे रहा है, मिरर सिमेट्री। और लूमो का सिमेट्री क्या है? लूमो का सिमेट्री है C2 सिमेट्री। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ब्यूटाडाइन में? ब्यूटाडाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा।
इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भर दिया। अब ये हो जाएगा हमारा होमो और ये होगा लूमो। अब यहाँ पे होमो का सिमेट्री देखो, यहाँ पे होमो का C2 सिमेट्री है, जबकि यहाँ पे होमो का मिरर सिमेट्री था। तो जो फोरेन सिस्टम होगा, ब्यूटाडाइन इज अ फोरेन सिस्टम, तो फोरेन सिस्टम में जो होमो होता है उसमें C2 सिमेट्री होता है, जबकि फोरेन प्लस टू सिस्टम, इथीन या हेक्साट्राइन सिस्टम, दीज आर फोरेन प्लस टू सिस्टम। तो फोरेन प्लस टू सिस्टम में जो होमो होगा वो एक ऑड लेवल होता है। ऑड लेवल अगर है, जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर दिए, तो यही होगा हमारा होमो। और ये जो लेवल है वो खाली है, ये है लूमो। तो 4n+2 सिस्टम में होमो होता है एक ऑड लेवल। ऑड लेवल का सिमेट्री कैसा है? मिरर सिमेट्री है। और 4n सिस्टम में जो होमो है वो है एक इवन लेवल, उसमें C2 सिमेट्री होता है। सो यहाँ पे हम लोग सीख पाए कि कैसे एक 1D बॉक्स के मॉडल को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं पोली इन सिस्टम में टू राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सही सही हम लोग सिमेट्री भी जान पा रहे हैं यूजिंग द observations that we have made in the wave functions of 1D box। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू हैव enjoyed the video। थैंक यू।